डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर। 25 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, लोगों को काफी क्यूरियोसिटी है इसके बारे में। अब मैं चाहता हूँ आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं या फिर फल सब्जियां हैं, खास करके सब्जियां, जिनको वर्टिकल फार्मिंग में किसान भाई एवं अन्य लोग उगा सकते हैं आसानी से। सिद्धार्थ भाई, हिंदुस्तान में वर्टिकल फार्मिंग का जो प्रचलन चला वो ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी से चला। आप जानते हैं कि हमारे देश में पॉली हाउस में केवल 3 सब्जियां ग्रो होती हैं: टमाटर, शिमला मिर्च, कलड़ और कुकुम्बर। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो है वर्टिकल स्पेस को यूज करती हैं और बार बार इनकी तुड़ाई की जा सकती है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो वर्टिकल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है वो पॉली हाउस के कॉन्सेप्ट से है। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो है यहाँ से कैसे शुरू करें, जमीन से कैसे शुरू करें, फिर जो है आप जो है आगे कैसे बढ़ते जहाँ सॉइल लेस कैसे करें, हाइड्रोपोनिक्स करें। हम अलग अलग तकनीकी के बारे में बताते जाएंगे और उसमें जहां जहां पर सवाल हो हमारे किसान भाई या जुड़े हुए जो है जो हमारे जिज्ञासु हैं वो जो है उसमें बेहिचक पूछते जाएं कि क्या जो है जरूरत है, कहाँ पर है। हो सकता है सब्जेक्ट लंबा है और ज्यादा बताने में जो है कहीं कुछ छूट जाए, तो आप पूछते रहें। जहां पर वर्टिकल फार्मिंग की बात है तो यहाँ पर दोनों तरह के फल, सब्जियां, फूल, ऐसी फसलें जिनका ज्यादा दाम है। क्योंकि मैं बता रहा था कि ये जो है मूल्यवान जगहों पर बनाए, मूल्यवान जगह पर है, जगह कम है, तो हमें ऐसी फसलों का उत्पादन करना है जिसका कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा मूल्य मिल सके। तो उसमें आप फल भी उगा सकते हैं, सब्जियां भी उगा सकते हैं, फूल भी उगा सकते हैं, मसाले की फसलें भी उगा सकते हैं। आप अपने आवश्यक जड़ी बूटियां उगा सकते हैं आवश्यकता के अनुसार, जिसका कि आपको अधिक से अधिक मूल्य मिल सके उसके अनुसार। जैसे पॉली हाउस में वर्टिकल फार्मिंग करने के लिए आप इनडिटरमिनेट टमाटर की प्रजातियों का चुनाव करें। उसमें जो है 3 तरह की टमाटर की प्रजातियां हैं। एक जो है बड़े तरह के टमाटर आते हैं जिसको कहते हैं मीट टाइप टोमेटो, जैसे GS 600 है। 250 से 400 ग्राम के टमाटर आते हैं। उसमें एक टमाटर को जो है 400 ग्राम के टमाटर उसको करके 2 से 3 टमाटर करके पैकिंग करके और जो है आप मार्केट में और मॉल्स में भेज देते हैं, जहां पर कि उसकी कीमत जो है 250 से 300 रुपए केजी तक का है। एफ्लुएंस सोसाइटी लेने के लिए तैयार है। दूसरा, उस तरह से जैसे अंगूर के गुच्छे आते हैं, उसमें 50 से 60 ग्राम वाले टमाटर होते हैं। पूरे गुच्छे 8 से 10 के गुच्छे में आता है, उनको कहते हैं टीक टाइप ऑफ टोमेटो। टीक टाइप ऑफ टोमेटो गुच्छे में आते हैं, जैसे आपका हिमसोना है, हिमशिखर है और GS 600 है। तमाम प्रजातियां हैं, हर जो है नई नई प्रजातियां जो है विदेशों कंपनियां जो है बीज की कंपनियां इसमें जो है कूद रही हैं और तरह तरह के प्रजातियों को ले आ रही हैं। तो हमारे यहाँ हिमसोना है, हिमशिखर है, इन प्रजातियों को जो है उगा करके आप कर सकते हैं। हाँ, दूसरा भी है, ये जो है टेम्परेचर सेंसिटिव है, तो आप जो है हॉट सेट वैरायटीज को जो है गर्मियों में लगाएं और कोल्ड सेट वैरायटीज को जो है जाड़े में लगाएं, तो आपको जो है उस समय जो है समस्या नहीं होगी। तो प्रजातियों का सही चुनाव करें। इसके लिए जो है मैं जैसा कि बताया कि जो है मृदा रहित या मृदा में दोनों तरह से करते हैं। मृदा में जियोपोनिक कहते हैं और जो है उसको सॉइल लेस कल्चर कहते हैं, तो दोनों तरह का यूज कर सकते हैं। तो पॉली हाउस में उगाने के लिए जो किसान उगाना चाहते हैं शिमला मिर्च या टमाटर या खीरा को, तो 2 तरह से है। कभी कभी देखा गया है कि इसमें निमेटोड की मिट्टी में उगाते हैं, निमेटोड की प्रॉब्लम आ जाती है। तो किसान भाइयों को 3 से 4 साल में जो है खेत की मिट्टी बदलना होता है। बार बार किसान पूछते हैं कि साहब पॉली हाउस में लगाया, 2 साल तक अच्छी फसल आई, उसके बाद जो है आना बंद हो गई, परेशानी हो रही है। उसमें क्या होता है कि जो है निमेटोड, या तो निमेटोड आते हैं या तो जो है ड्रिप के द्वारा फर्टिलाइजर देते हैं, तो उसमें साल्ट डिपॉजिट हो जाता है, पीएच रेंज बदल जाता है, तो उसमें परेशानी होती है। तो ये समस्या अगर इससे बचना है तो आपको हर तीसरे साल जो है मिट्टी को चेंज करें। गोबर की खाद, बालू और मिट्टी एक एक पार्ट में मिला करके और उसको फार्मल्डिहाइड 13 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से फार्मल्डिहाइड से आप जो है 20 सेंटीमीटर जमीन को आप जो है उसको भिगो दें
और उसको जो है पॉलीथीन से, काली पॉलीथीन से पूरी तरह से जो है उसे आप ढक दें। ढक देने के बाद 24 घंटे तक ढक दें, जिससे कि फ्यूम निकलेगी। जितने ज़्यादा फंगस और बैक्टीरिया है, वो कीड़े होंगे, वो खत्म हो जाएंगे। उसके बाद उसकी गुड़ाई करें, जिससे वहाँ से जो है उसकी फार्मेलिन की महक निकल जाए। उसके बाद आपका जो है वो फील्ड तैयार हो गया है। और अलग से जो है, क्योंकि बीज बहुत महंगा है, ये जो है 30 से 32 हजार रुपए तक का किलो तक, कभी कभी 60 हजार रुपए किलो तक का बीज मिलता है टमाटर का। उसी तरह से मिर्च का भी, खीरे का एक बीज 10 से 15 रुपए का मिलता है। इसमें जो है पार्थेनोकार्पिक खीरा यूज करते हैं, सीडलेस। तो जो है आप उसके लिए प्रोट्रे में पहले से उगाएं। प्रोट्रे को ले लें, जो है 27 से 28 रुपए का 100 होल्स का आता है। तो उसको चाहे तो जो है मृदा रहित उसमें उगाएं, या मिट्टी का मिलाना है तो एक भाग जो है मिट्टी, एक भाग जो है गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, या जो है वर्मी कंपोस्ट या पत्ती की खाद, और एक भाग बालू मिला करके उसी तरह से इसको पूरा स्टेरलाइज कर लें। और स्टेरलाइज करके भर करके एक एक सीड डाल दें। और उसमें जो है अगर जाड़े में उगा रहे हैं तो उस सीड की ट्रे को एक ट्रे के ऊपर दूसरी ट्रे रख करके आप कवर करके, और उससे जो है वो करके जल्दी से जर्मिनेशन होगा। 20 से जो है 25 दिन में जो है आपकी जो है, जब 5 से 6 पत्ते के हो जाए टमाटर के पौधे या मिर्च के पौधे, उसको आप लगाएं। लगाने से पहले आप जो है बेड बनाएंगे। बेड रेज बेड पर लगाते हैं, 90 सेंटीमीटर चौड़ा और आवश्यकता अनुसार लंबा जो है वो जो है पूरे बेड्स बना लेते हैं। और जो है बीच में 50 सेंटीमीटर का जो है गैप रखते हैं, नालियां रखते हैं, जिससे आप बैठ करके इधर से उधर काम कर सकें। उसके ऊपर ड्रिप की पाइप बिछाते हैं। ड्रिप की पाइप बिछाने के बाद काली पॉलीथीन की अगर मल्च डाल दें तो अच्छा होगा। और मल्च के ऊपर जो है पंचिंग करके और उसमें जो है आप पौधे लगाते हैं। अगर आपको जो है मत बताया कि जो है ट्रेनिंग सिस्टम के ऊपर स्पेसिंग डिपेंड करती है। 45 से 60 सेंटीमीटर अगर सिंगल स्टेम में रखना है तो 2-2 फीट इस तरह से, और 1.5 फीट इस तरह से, यानी पौधे से पौधे 1.5 फीट, और जो है लाइन से लाइन 2 फीट की दूरी रखें। और अगर सिंगल स्टेम में अगर डबल स्टेम की जो है ट्रेनिंग करनी है टमाटर की, तो उसको 60 सेंटीमीटर इस तरह से रखें, और 60 सेंटीमीटर इस तरह से रख करके 2 पौधे का दूरी रखें। उसी तरह से टमाटर की, तो उसकी शिमला मिर्च की कलर्ड प्रजातियों का चुनाव करते हैं और उनको जो है 60 सेंटीमीटर पर लगाते हैं, और उनको 4 स्टेम सिस्टम या 2 इंटर स्टेम सिस्टम पर ट्रेन करते हैं। और खीरे को तो पूरे उसमें साल में डबल स्टेम सिस्टम पर यूज करते हैं। साल में 3 फसलें ली जा सकती हैं। आपने पौधे को लगा दिया, ऊपर से जो है पॉली हाउस उसमें, हाँ मैं तो ये बताना भूल ही गया कि किसान भाई इसको पॉली हाउस के बजाय ओपन फील्ड में भी कर सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग। टमाटर जहां हम डिटर्मिनेट टाइप का बौने किस्म वाली टमाटर लगाते हैं, वहां पर जो है अगर हम जो है डिटर्मिनेट टाइप का टमाटर लगाएं और उसकी स्टेकिंग करें, तो 1 से जो है 10 से 12 केजी, जहाँ पर डिटर्मिनेट टाइप टमाटो के जो है 2.5 केजी जो है आपको जो है 2.5 से 3 केजी मिलता है प्रति पौधा, वहां से 12 से 15 केजी मिलेगा। तो माने जो है आपका जो है 5 से 6 गुना यील्ड बढ़ जाएगी। तो जितना आप 1 एकड़ से लेते हैं उतना 1 बीघे से ले लेंगे। तो वर्टिकल फार्मिंग की ये खूबसूरती है। थोड़ा सा जो है आपको स्टेकिंग और उसमें पैसे लगेंगे और आपको प्रूनिंग करने में वो लगेगा, लेकिन जो है आपसे 3 से 4 गुना पैदावार अधिक ले सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप पॉली हाउस में कर सकते हैं। पॉली हाउस में अगर मृदा रहित करना है तो आप जो है कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट, 3 भाग जो है कोकोपीट, 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मिकुलाइट चैनल बना करके उसमें जो है 25 सेंटीमीटर गहरा जो है ऊपर देते हैं, और उसके ऊपर ड्रिप जो है पाइप डाल करके और आप उसमें लगा करके जो है और जो कर सकते हैं आगे उसमें। अब जो रही बात ट्रेनिंग की, जब 45 दिन जो है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाता है तो उसकी टापिंग करते हैं। टापिंग करके जो है, जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर सिंगल स्टेम करना है तो टापिंग की जरूरत नहीं है। एक्सिल्स में जहाँ पर जो है वो निकलते हैं, टमाटर की टहनियाँ निकलती हैं, वहाँ पर जो है टहनियाँ निकलने के बाद देखेंगे कि वहीं से जो है फूल निकलते हैं।
तो जब फूल से जहाँ पे फूल का वो हो जाता है, उसके बाद जो है हर हफ्ते इसको काटते जाते हैं, तो एग्जिल्स में जो है आपके फ्रूट लगते जाएंगे और ऊपर तक जो है उसको सफाई करके बांध देते हैं। ऊपर हॉरिजॉन्टल तार लगे होते हैं हाई टेंस उसके वाले प्रेशर वाले, तो उसके ऊपर करके और आप जो है अपनी फसल को करेंगे, इधर से तुड़ाई करते जाएंगे, प्रूनिंग करते जाते हैं। ये पूरे 9 महीने की फसल होती है, आप जो है इससे ले सकते हैं। उसी तरह की शिमला मिर्च में भी उसी तरह से है। और खीरे में पार्थिनोकार्पिक टमाटर, वो जो है पार्थिनोकार्पिक जो है खीरे का यूज करते हैं, क्योंकि अगर पॉली हाउस में उगा रहे हैं तो वहाँ मक्खियाँ नहीं आती। तो अगर आप नॉर्मल खीरा लगाएंगे तो उसमें बार बार आपको पॉलिनेट करना पड़ेगा, जिससे आपका खर्चा बढ़ता है। इसलिए पार्थिनोकार्पिक खीरे लगा करके जो है 3 फसल ले सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। जहाँ तक दूसरी फसल रही, दूसरी सब्जियों की फसल रही जो उच्च गुणवत्ता वाली हैं लेकिन एक बार शॉर्ट ड्यूरेशन की हैं, जैसे लेट्यूस है, ब्रोकली है, चाइनीज कैबेज है, केल है, इवन फलों में जो है स्ट्रॉबेरी है, इसका जो है उपयोग करते हैं। उसके लिए विशेष स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, उसके लिए विशेष स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। अब वो स्ट्रक्चर्स जो है वो मिट्टी वाले भी हो सकते हैं, वो जो है मृदा रहित वाले स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, वो सोल्यूशन कल्चर जिसको हाइड्रोपोनिक्स अभी आप पूछ रहे थे, हाइड्रोपोनिक्स भी हो सकते हैं, वो जो है एरोपोनिक्स भी हो सकता है। तो किस तरह से आप जो है किस तरह से करना चाहते हैं, हर तरह की तकनीकी अवेलेबल है। कहाँ करना चाहते हैं, कौन सी फसल करना चाहते हैं, कितना हमारे पास पैसा है, हमारी कहाँ पे मार्केट है, उसके अनुसार फसल का चुनाव करके और हम जो है उसको आगे बढ़ते हैं, वर्टिकल फार्मिंग के लिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, जहाँ तक फलों के उत्पादन की बात है तो फलों में ऐसे जो है फल के जो है चुनाव करते हैं जो कि अस्पर बियरर हो, मेन ट्रंक के आसपास। जैसे सेब में आप देखेंगे तो सेब में बहुत सी अस्पर बियरिंग वैरायटी आई हैं, सिंगल स्टेम सिस्टम को यूज करके जो है करते हैं। उसी तरह से वर्टिकल फार्मिंग आज नई नहीं है। बेबीलोन का हैंगिंग गार्डन जो है, जो वन ऑफ द 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड सबसे पहला है 320 बीसी पूर्व का, वो जो है इसका एक्सीलेंट उदाहरण है वर्टिकल फार्मिंग का। तो सदियों से होती आई है। ग्रेप में अंगूर को आप देखे होंगे कि उस पे जो है सिंगल स्टेम चढ़ा करके और उस तरह से जो है वर्टिकल फार्मिंग का करते हैं। अमरूद में हम जो है ट्रेलिस सिस्टम या ट्रेनिंग सिस्टम करके जो है अमरूद में यूज कर सकते हैं। कुछ लोग जो है उसमें अन्य फसलों में जो है यूज कर रहे हैं, जो है जहां पर की जो है वर्टिकल स्पेस का जो है यूज होता है और उसको ट्रेन करके सिंगल स्टेम सिस्टम में हम यूज कर सकते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया कि किस तरह से कौन कौन सी फसलें हैं और हर फसल की किस्में चयनित की जाए, क्योंकि किस्मों का चयन एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर जिसे हम कहते हैं संवेदनशील मुद्दा है वर्टिकल फार्मिंग में। कि अगर यदि अच्छी किस्मों का चयन नहीं होगा तो आगे चल के किसान भाई लागत तो लगा देंगे, या फिर जो शहरों में कर रहे हैं लागत तो लगा देंगे, परंतु उनको उचित उत्पादन नहीं मिलेगा, उचित मार्केट नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ने से पहले 30 मिनट हो चुके हैं, 25 से 30 लोग ज्यादा लाइव है हमारे पास। सबसे पहले HR पूर्वेश जोगानी हैं, उनके 2 सवाल हैं। दूसरे सवाल की ओर मैं पहले आऊंगा उनके। वो ये पूछना चाहते हैं कि खैर ये बहुत रिलेटिव सा सवाल है जिसको बोलते हैं ना, ये जानना चाहते हैं कि विच क्रॉप इज बेस्ट इन वर्टिकल फार्मिंग। मेरा सा इस पे मार्गदर्शन करें। विच क्रॉप कौन सी फसल बेस्ट है? मैं समझ रहा हूँ। जो है आप जो है क्या जो है आपकी जरूरत है उस पर डिसाइड करते हैं। सबसे बढ़िया लेट्यूस ग्रो होता है, जो वर्टिकल फार्मिंग में लेट्यूस ग्रो होता है, केल ग्रो होता है, स्ट्रॉबेरी ग्रो होती है। स्ट्रॉबेरी इज बेस्ट क्रॉप, लेट्यूस इज बेस्ट क्रॉप। जो आपकी ये आप डिसाइड करेंगे कि आपकी नीड क्या है। अगर आपका लेट्यूस 150 रुपए किलो बिकता है तो दैट इज बेस्ट क्रॉप फॉर यू। अगर स्ट्रॉबेरी 500 रुपए किलो बिकता है, स्ट्रॉबेरी इज बेस्ट क्रॉप फॉर यू। जो है उसमें डिसाइड करेंगे। चेरी टोमेटो अगर आप बढ़िया जगह बिकेगी, बाजार आप ले लेते हैं तो जो है 250 से 300 रुपए किलो बिकेगा, तो दैट विल बी द बेस्ट क्रॉप फॉर यू। लेकिन अगर आप लोकल मार्केट में ले जाएंगे, कोई नहीं करेगा, दैट इज ए पुअर क्रॉप फॉर यू।
इट इज अप टू यू टू डिसाइड दैट विच टाइप ऑफ क्रॉप यू हैव टू ग्रो, और उसकी इकोनॉमिक वैल्यू क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो है कौन सी क्रॉप बेस्ट है। हाँ, ग्रोइंग के लिए जो है वर्टिकल फार्मिंग के लिए लेट्यूस सबसे बेस्ट क्रॉप है। जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं जो पूर्वेश जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। कई लोग जो है अब जरा सा पोषक तत्व प्रबंधन पे सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे पूर्वेश जुगानी जी का पहला सवाल था हाउ टू मैनेज फर्टिलाइजर, वर्टिकल फार्मिंग में फर्टिलाइजर मैनेजमेंट कैसे किया जाए। रंजीत सिंह राजपूत हैं, ये पूछ रहे हैं कि हाइड्रोपोनिक्स के लिए घर पर ही पौधों के लिए न्यूट्रिशन कैसे बनाएं, कहाँ से न्यूट्रिशन पाए, पीएच, टीडीएस, ईसी और टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करें, क्या पॉली हाउस ही जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, इनके सवाल के जवाब को देते हुए हम अपने अगले सेगमेंट की ओर भी बढ़ेंगे जो कि है पोषक तत्व प्रबंधन। जी डॉक्टर साहब। वास्तव में कुल 16 पोषक तत्वों 16-17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है पौधों में, और ये सभी पोषक तत्व जो है मिलने चाहिए। अगर आप अच्छी क्रॉप लेना चाहते हैं तो ये एसेंशियल पोषक तत्व हैं और ये जो है रिप्लेस नहीं किए जा सकते। हाँ, अब किस तरह से आप कह रहे हैं कि कैसे मैनेज करते हैं हाइड्रोपोनिक्स में, तो अभी आप थोड़ी देर पहले ये भी पूछ रहे थे कि हाँ, ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं, इनऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। तो उस आधार पे हम जो है पोषण प्रबंधन करते हैं कि किस पर्पज के लिए है। हाँ, ऑर्गेनिक ग्रो करेंगे तो उसका जो है अलग पोषण प्रबंधन है, और इनऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे तो उसके लिए अलग पोषण प्रबंधन है। दोनों की फिजियोलॉजी वही है, साइंस उसके पीछे वही है कि 16 तत्व देने हैं हमें पौधे के लिए, और हर पौधे की जो है यील्ड के अनुसार जो है वो बदलती रहती है, या इकोनॉमिक पार्ट पौधे का जो है, जैसे पत्तियां ज्यादा चाहिए तो पत्तियों में थोड़ा सा नाइट्रोजन को आप ज्यादा देना पड़ेगा, फ्रूट की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो थोड़ा सा पोटेशियम और बोरान ज्यादा देना पड़ेगा। तो उसमें जो है ये रिसर्चेबल इशू है। उसके लिए अगर आप आम कस्टमर की तरह ग्रो करना चाहते हैं तो आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप जो है अपना पोषक तत्व खुद ही जो है बनाएं। उसके लिए एक्सपर्ट से जो है रेफरेंसेस लें और उनसे बनाएं। हाँ, जहाँ तक पोषक तत्व प्रबंधन की बात है वर्टिकल फार्मिंग में, अगर आप, मैं बता रहा था, अभी बताना बाकी रह गया कि जो है सॉलिड मीडियम में आप मिट्टी में यूज करेंगे वर्टिकल के स्ट्रक्चर्स और स्क्रैपर्स बना करके आप यूज करना चाहते हैं तो एक भाग मिट्टी, एक भाग बालू, एक भाग गोबर की खाद मिलाए हैं, तो वहां पर जैसे अपने आप खेत में रिकमेंडेड डोज डालते हैं उसी तरह से न्यूट्रिएंट को बेसल रूप से दें, या उसके साथ एक टैंक हो, टैंक में आप रिकमेंडेड डोज ऑफ न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट में ही जो है पूरे दिन लग जाएंगे एक बताने के लिए पार्टिकुलर अलग अलग क्रॉप्स पे क्या सिम्टम्स होंगे, कितना दें क्या दें। तो उसके लिए हम आपको अलग से जो है हम अपना नंबर बताएंगे, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आप रिकमेंडेड शेड्यूल है हर क्रॉप के लिए, उस रिकमेंडेड शेड्यूल को आप उस अपने टैंक में डालें और उससे जो है मोटर से कर दें, तो दिन में 2 बार वो करें। हाइड्रोपोनिक्स में अगर आप यूज करते हैं तो कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, तरह तरह के सिस्टम है जिसको मैं अभी आगे बताने जा रहा हूँ, तो उसमें उसके अनुसार डालते हैं। जहां तक रहा कि न्यूट्रिएंट ईसी पीएच कैसे जो है वो करते हैं, उसके लिए मीटर आते हैं और अलग अलग जो है ये इसमें, चूंकि न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें आयनिक चार्ज होता है, उसमें कुछ न्यूट्रिएंट पॉजिटिव होते हैं और कुछ निगेटिव चार्ज होते हैं। तो अगर सबको एक साथ हम मिला देते हैं तो उसमें देखेंगे कि जैसे यूरिया के साथ फास्फोरस और वो मिला देते हैं तो कभी कभी देखेंगे झुटका बन जाता है, आम किसान देखते हैं। तो उसको बचने के लिए अलग अलग 2 न्यूट्रिएंट सोल्यूशन बनाते हैं। एक सोल्यूशन को ए कहते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और एक सोल्यूशन बी होता है जो निगेटिवली चार्ज होता है। दोनों को जो है लेते हैं, तरह तरह के ग्रेड्स के जो है सोल्यूशन अवेलेबल है। आप अपना बनाना चाहें तो उसके लिए जो है हमारा संस्थान जो है उसमें इंटरप्रेन्योर्स की ट्रेनिंग भी देता है। आप उसके लिए सर्विसेज जो है आप चाहें तो ले सकते हैं, ट्रेन हो सकते हैं यहाँ पे कैसे न्यूट्रिएंट्स बनाएंगे, और थोड़ा सा जो है टेक्निकल है तो इसलिए यहाँ पे पूरा बताना जो है संभव नहीं है। ये सोल्यूशन बनाते हैं और बी सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसकी जो है स्ट्रेंथ होती है। जैसे 100x है तो 1x है, माने 1 लीटर मिलाएंगे 100 लीटर पानी में मिला करके दे देंगे। 2x है तो 1 लीटर 200 लीटर में, 3x है
तो 1 लीटर 3 से उसमें मिलाकर दे देंगे। उसके बाद हर क्रॉप के लिए जो है टीडीएस जो है चाहिए। एक्चुअली टीडीएस जो है 800 से लेकर के 1400, कभी कभी जो है 2100 तक है। ये क्रॉप के अनुसार अलग अलग रिकमेंडेशन है। इसको भी आपको जानना जरूरी होगा कि किस क्रॉप के लिए कितना टीडीएस रखें। सबसे बढ़िया अपटेक जो है 5.5 से 6.5 के बीच में होता है, इसलिए पीएच जो है 6.5 से 5.5 के बीच में रखता है। अगर पीएच ज्यादा है तो कम करने के लिए एसिड, और जो है ज्यादा है तो ज्यादा करने के लिए क्षार मिलाते हैं। उसमें जो है 2 बूंद 4 बूंद उस तरह से आपके न्यूट्रिएंट को अनुसार जो है उसमें डाल करके और उससे पीएच मीटर से देख करके जो है 4 और 6 के बीच में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। ईसी मेंटेन करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। न्यूट्रिएंट्स अगर कम है तो ईसी कम हो जाएगी, अगर न्यूट्रिएंट ज्यादा है तो ईसी ज्यादा हो जाएगी। तो जो है 1.5 से 2.5 के बीच में ईसी रखते हैं। इस क्रॉप के लिए कितना ईसी चाहिए उसको न्यूट्रिएंट डाल के उतना मेंटेन करते हैं और आपकी क्रॉप को रेगुलर जो है करते रहते हैं। जी सिद्धार्थ। जी डॉक्टर साहब, आपने बताया बड़े विविध तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में कि फसलों के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से मुख्य जो है इनका टीडीएस होना चाहिए, इनका ईसी होना चाहिए, पीएच होना चाहिए, तथा पोषक तत्व प्रबंधन हेतु जो कोकोपीट है, आपके सॉल्युबल्स हैं, जो न्यूट्रिशंस हैं, जितने भी पोषक तत्व है उनका किस तरह से मिलान करके यदि आप घरों में करना चाहें, छतों में करना चाहिए, पॉली हाउस में करना चाहें, उसका एक आपने बड़ा ही विविध डिस्क्रिप्शन आपने बताया। डॉक्टर साहब, एक हमारे व्यूअर हैं मुश्किन शलियम, वो थोड़ा सा जानना चाहते, थोड़ा सा हटके से जो है जवाब है, मतलब जो उनका सवाल है वो ये पूछना चाहते हैं कि इनका जो रिच गार्ड है वो 26 दिन का हो गया है और 26 दिन के होने के उपरांत इनको ज्यादा पैदावार के लिए कुछ टिप्स दें कि इनका रिच गार्ड और ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सके। रिच गार्ड इन्होंने खेत में लगाया है या? खेत में लगाया है। खेत में लगाया है। उसमें अब जो है ये यूरिया का थोड़ी सी ट्रैप ड्रेसिंग करें, करीब जो है 20 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया की ट्रैप ड्रेसिंग करें। अभी जो है मेल फ्लावर आएंगे इसमें, इस समय मेल फ्लावर आ रहे होंगे। ट्रैप ड्रेसिंग करके और उसको जो है देखें कि कहीं जो है पाउडरी मिल्ड्यू न आए। पाउडरी मिल्ड्यू का जो है वो रखें। उसके बाद जो है ग्रोथ जितनी तेज होगी उतने ज्यादा जो है रिच गार्ड में जो है उनका फसल अच्छी होगी। और किसी तरह की प्रॉब्लम होगी तो मैं अभी थोड़ी देर में नंबर बताऊंगा, वो हमसे कांटेक्ट करते रहेंगे। डॉक्टर साहब, आशा करते हैं मुश्किन जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। 30 से ज्यादा लोग लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, लोगों की कौतूहलता काफी बढ़ रही है क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इतना नया सब्जेक्ट है जो काफी लोग सोचते हैं सुनने के बाद कि क्या मैं भी अपने घर के छतों के ऊपर वर्टिकल फार्मिंग करूं और हो ना हो अपने बच्चे या अपने माता पिता को एक अगर खीरा भी खिला सकूं अपने छत में उगाया हुआ तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धता वाली बात होगी। मोनालिसा जी हैं जो प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ती हैं और तथा इनको काफी लगता है बागवानी एवं फल उत्पादन में काफी इनको रुचि भी है, क्योंकि इससे पहले भी ये हमारे साथ जुड़ के काफी सवाल इन्होंने पूछे। ये जानना चाहती हैं कि क्या सर फ्लावर्स, फूलों को वर्टिकल फार्मिंग में किया जा सकता है, संभव है? यदि संभव है तो कैसे? बहुत बढ़िया। फूलों में बहुत बढ़िया जो है तमाम स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। मैं आज यहाँ पे नहीं दिखा पा रहा हूँ, कभी इनको मौका लगे तो आए। बालकनी में दीवारों के किनारे या हैंगिंग बैग्स अवेलेबल हैं, जिसमें नींबू भर करके जो है मीडिया भर करके आप फूलों को लगाएं, या डिफरेंट टाइप्स के रैक्स अवेलेबल हैं जहां पर कि आप फूलों की जो है खेती कर सकते हैं, या ग्रो बैग्स को जो है अलग लगा करके जो है आप रेंज के साथ जो है उनको कर सकते हैं। आप अपने पूरे घर को जो है डेकोरेट कर सकती हैं। आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम में डिफरेंट आप अपने बरामदे के अंदर अलग अलग डिजाइन हमारे संस्थान ने किया हुआ है। आप अपने उसके अंदर जो है चाहे तो आप फूलों को कर सकती हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स का उपयोग करके आप घर के अंदर भी फूलों को जो है उगा सकती हैं। इसीलिए तो कह रहा था कि पर्यावरण के लिए जो है वर्टिकल फार्मिंग वरदान है, जहाँ प्रोडक्शन देती है उसके साथ जो है पर्यावरण के लिए, पर्यावरण सुरक्षा में भी बहुत बड़ा योगदान दे सकती है। जी सिद्धार्थ।
जी डॉक्टर साहब, आशा करते हैं मोनालिसा जी आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया हो। आप हमारी वेबसाइट से भी जुड़ सकती हैं तथा CISH सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, जहां से डॉक्टर साहब ताल्लुक रखते हैं, जहां के डॉक्टर साहब प्रधान वैज्ञानिक हैं और इसी विषय पे प्रमुख शोधकर्ता हैं, आप वहां की वेबसाइट में भी चेक करके आप जो स्ट्रक्चर्स के वगैरह में जो स्ट्रक्चर्स के बारे में जो प्रारूप के बारे में डॉक्टर साहब ने बताया उनके बारे में जानकारी लेके उसकी उपलब्धता भी ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये मशकिन श्यामल ने आपको धन्यवाद दिया है उनके सवाल का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मशकिन श्यामल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिव्येंदु पॉल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी प्रतिदिन जुड़ते हैं। स्वागत है आपका दिव्येंदु जी। और आज हम प्रमुख जो है चर्चा कर रहे हैं वर्टिकल फार्मिंग पे।